Hello friends, welcome to our channel I Can Teachers Point. Myself Nisha and I am working as a primary teacher in केंद्र विद्यालय. फ्रेंड्स, आज हम बात कर लेते हैं रीट एग्ज़ाम की, जो कि 2025 में होगा. अभी फेब में रीट का एग्ज़ाम होगा 27 एंड 28 फरवरी को. जो रीट का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट यूनिट है CPD, उसके अंदर संपूर्ण चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास के बारे में पूछा गया है. तो फ्रेंड्स, जो बाल विकास है उसकी जो थ्योरीज़ है वो हर एग्ज़ाम में सेम रहती है, चाहे वो CTET हो, HTET हो, रीट हो, UPTET हो, इवन DT+B के एग्ज़ाम में भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी उसी थ्योरी से आते हैं. तो मैंने जो चाइल्ड सिलेबस है रीट का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को, जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में दे रखा है 5 यूनिट्स में इसको डिवाइड कर रखा है. तो जो फर्स्ट यूनिट है चाइल्ड डेवलपमेंट, उससे रिलेटेड मैं आज आपके लिए एक मैराथन लेके आई हूँ. आज मैंने इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड करा है, जो कि रीट के एग्ज़ाम में आ रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जो CTET के एग्ज़ाम में आ रखे हैं, HTET के एग्ज़ाम में आ रखे हैं, क्योंकि जो बाल विकास है वो हमेशा सेम रहता है. तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे मैंने उसमें इंक्लूड करा है. तो आज हम अपनी मैराथन का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, और इसके बाद मैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट लेके आऊँगी जिसमें CPD के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे. उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करेंगे, यानी कि सेकेंड यूनिट. सो लेट्स बिगिन. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताएं को किस नज़रिए से देखा जाता है. जो बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, उसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए, या फिर किस तरीके से एक टीचर को जो है ये विभिन्नता को देखना है. तो फर्स्ट इज़ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, गलत. विकास प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में, राइट. एक प्रकार के असामान्य व्यवहार के रूप में, गलत. अवसायी चिंतन के नतीजे के रूप में, तो ये बिल्कुल गलत है. तो हमारा राइट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन. सो नेक्स्ट इज प्रभावशाली समस्या समाधान में किसके बहिष्करण की आवश्यकता है, यानी किसको हटाना होगा प्रभावशाली समस्या समाधान के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के लिए किसको हटाना होगा. कार्यात्मक स्थिरता. हाँ बेटा, कार्यात्मक स्थिरता. कभी भी कार्य करने की कोई भी स्थिरता नहीं होनी चाहिए, फिक्स नहीं होना चाहिए कि कोई काम किसी पर्टिकुलर वे में ही करना है. तो ये क्या करता है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को रिमूव कर देता है, इनोवेशन को रिमूव कर देता है. अस्थायी चिंतन को नहीं, केंद्रित ध्यान को ये भी नहीं, अनुरूप चिंतन को नहीं. तो किसका बहिष्कार करना चाहिए हमें, कार्यात्मक स्थिरता का. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गुणज वैकल्य से जूझने वाले विद्यार्थी अक्सर किस क्षेत्र में चुनौती महसूस करते हैं. गुणज वैकल्य यानी कि मैथ्स में, ठीक है. जो हम मैथ्स में बच्चों को कैलकुलेशन में बच्चों को दिक्कत होती है, वो किस में चुनौती महसूस करते हैं. तो कैलकुलेशन किसका पार्ट है, कैलकुलेशन पार्ट है गणित का, मैथ्स का, ठीक है. इसको क्या बोलते हैं, डिस्कैलकुलिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाशिए पर स्थित समूहों से आने वाले विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण होना चाहिए. वो लोग जो कि पिछड़े वर्गों से आते हैं, उनके प्रति जो है उनके सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान के प्रति किस तरीके का दृष्टिकोण होना चाहिए, किस तरीके का नज़रिया होना चाहिए एक अध्यापक का. उसे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में अर्थिन मानना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं. उसे मान देना चाहिए और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए. तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड. थर्ड और फोर्थ भी हम पढ़ लेते हैं. उसे नकार देना चाहिए, गलत. उसे दूसरे समूहों के विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान से कमतर आंच समझना चाहिए, ये भी गलत है. तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली तरीका है. फर्स्ट है स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना, यानी कि उसको ख़त्म कर देना, उसको दबाना और घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना, नहीं. कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, गलत. उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान प्राप्त कराना, गलत. उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना, यस. उन्हें जो अपनी बुद्धि का यूज़ करने, अपने एनालिटिकल जो पावर होती है, विश्लेषण करने की जो पावर है, उसको जो है यूज़ करने, उसको एनालाइज करने के अवसर देना चाहिए हमें. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता होती है. मानकीकृत पाठ्यक्रम की, रूढ़िवादिताओं को बढ़ावा देना, अगम्य अवसंरचना या फिर विविधता पर विचार. तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ADHD यानी कि अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर का प्रारूप पर
वैकल्पिक लक्षण है, ठीक है। अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, अटेंशन डिफिशिएंट यानी कि उसके अंदर चीज़ों को अटेंशन देने की, एक जगह पर काम करने की, एक चीज़ों को बहुत देर तक जो है यूज़ करने की, या फिर एक चीज़ को बहुत देर तक पढ़ने की, वो वाली डिफिशिएंट है, उसकी कमी है, ठीक है। साथ में वो हाइपर एक्टिव रहता है, अति क्रियाशीलता रहता है, ये डिसऑर्डर है उसके अंदर, ठीक है, विकार है। तो इसका लक्षण क्या होगा? लंबी अवधि के लिए केंद्रित रहना, तो ये तो है ही नहीं, उसने बोला ना, ठीक है, न्यूनता है, ठीक है। अटेंशन डिफिशिएंट है, धीमा क्रियाशीलता स्तर, तो ये नहीं है बेटा, वो हाइपर एक्टिव है, ठीक है, अति क्रियाशीलता है। आवेगशीलता, हाँ, उसके अंदर क्या होगा? आवेगशीलता, किसी काम को करने की जल्दी होगी, ठीक है। कार्य व्यवस्था के उचित स्तर, ये भी नहीं है, तो ये वाला आंसर हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर तक होता है? विकास पूर्णामेय, नहीं। विकास परिपक्वता और अधिगम का एक उत्पाद है, नहीं। विकास एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ता है, हाँ, ये तो पता ही, विकास एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ता है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार हम, बच्चों के विकास की दर में विभिन्नता होती है, तो ये भी नहीं, तो ये वाला ही आएगा इसके अंदर कि विकास जो एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ता है, कौन सा? सर से पैर की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा कारक कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन जाता है? किसमें? अधिगम प्रक्रिया में, बच्चे को जो लर्निंग प्रोसेस होती है उसमें बाधक बढ़ता है। बैठने की अनियमित योजना, हाँ बेटा, ये बैठने की अनियमित योजना यानी कि एक फिक्स सीट होती है बच्चे की, बच्चे यहीं बैठेगा, तो ये क्या है? अधिगम प्रक्रिया में बाधक है। हमें बच्चों को अकॉर्डिंग टू द वर्क अलग अलग जो है तरीके से बिठाना चाहिए। कभी बच्चों को सर्कल में बिठाना चाहिए, कभी सेमी सर्कल में बिठाना चाहिए, ठीक है। कभी बच्चों को जो है रोज़ में बिठाना चाहिए, कभी बच्चों को जो है बच्चों को डिफरेंट स्टाइल जो है पैरेलल बिठा सकते हैं बच्चों के, इस तरीके से बच्चों को जो है बिठाना चाहिए। जानकारी प्रस्तुति के जो है विभिन्न तरीके, ये तो मतलब सही है। विविधता के प्रति सम्मान, ठीक है। संसाधन संपन्न विद्वान, ठीक है। तो इसमें से गलत किया, अधिगम प्रक्रिया में बाधक कौन सा बनता है? बैठने की अनियमित योजना। फिर नेक्स्ट है, प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करता है। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलती है? तो योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, मानकीकृत मूल्यांकन या फिर मानक संदर्भ मूल्यांकन। इसका आंसर आएगा रचनात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को सम्मिलित करती है? निष्क्रिय अनुकरण, सहभागी अधिगम, व्याख्यात्मक शिक्षण, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन। तो इसका आंसर है सहभागी अधिगम। एक मिनट, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कि निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को सम्मिलित करती है? तो निष्क्रिय अनुकरण, सहभागी अधिगम, व्याख्यात्मक शिक्षण, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन। इसका आंसर रहेगा बेटा सहभागी अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वभाव में व्यक्तिगत अंतर मूलतः, हर व्यक्ति के स्वभाव में जो है व्यक्तिगत अंतर होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, वो किस वजह से होता है? सीखा, जन्मजात, अधिग्रहित या सांस्कृतिक। इसका आंसर रहेगा जन्मजात होता है। नेक्स्ट इज, किसी व्यक्ति की अवलोकनीय शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विशेषता को डैश कहा जाता है? प्रोटोटाइप, कुपोषण, फेनोटाइप या जीनोटाइप। इसका आंसर होगा फेनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? विश्लेषण और निर्णय, नहीं, ये नहीं है। बाधा को दूर करना, नहीं। अन्य लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, नहीं। अप्रत्यक्ष ढंग होगा उत्थान, उनका चीज़ों का उत्थान कर देना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न परिस्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देता है? समायोजन को बढ़ावा, तीव्र उत्सुकता, नहीं। अपराध का जुनूनी विचार, नो। बीमारी का डर, नहीं। न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त, हाँ, दिस वन इज राइट आंसर, ये सही हमारा आंसर है। नेक्स्ट इज, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्प से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। हम बच्चों को, जो बच्चा जो ठीक से पढ़ नहीं पाता उसको हम पढ़ना कैसे सिखा सकते हैं? सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड, ये तो गलत है।
प्रणालीगत ध्यानात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। हाँ बेटा, ये हो सकता है प्रणालीगत ध्यानात्मक, यानी एक ढंग से बच्चे का जो है धीरे धीरे हम बच्चों को बेसिक से स्टार्ट करके जो है बच्चों को रीडिंग स्किल तक लेके जाएंगे, अ ई ऊ, फिर मात्रा वाले शब्द को, ठीक है। ऐसे अक्षर ज्ञान, मात्रा ज्ञान, इन सबको यूज़ कर हम बच्चों को प्रशिक्षण देंगे, ठीक है। प्रशिक्षण के माध्यम से उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके नहीं, उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके नहीं, ये भी नहीं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्प से, ये तो वही है, रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मूल्यांकन डिज़ाइन करते समय शिक्षक का मुख्य ध्यान किस पर होना चाहिए। ये बच्चा जो है मूल्यांकन से कहते हैं, बच्चे का जो असेसमेंट किस तरीके से होगा, वो शिक्षक का मुख्य ध्यान किस पर होना चाहिए, गतिविधि पर, एक्टिविटी पर, सीखने के परिणाम पर, उपस्थिति पर, या फिर उसके भाव पर। बेटा मेन होना चाहिए सीखने के परिणाम पर, ठीक है, कि बच्चे ने क्या सीखा है। नेक्स्ट इज, एक विद्यार्थी धीमी गति से सीखता है, एक शिक्षक उसके लिए क्या रणनीति अपना सकता है, जो बच्चा स्लो लर्नर है। विषय पर वीडियो व्याख्यान उपलब्ध कराए, राइट, ताकि बच्चे को जो ज़्यादा सेंसेस जो है यूज़ है, बच्चा जल्दी सीख जाए। उसे सुविधा देने के लिए कोई आवश्यकता नहीं, ये तो नहीं है। उसे स्वयं सीखने के लिए कहीं, जो बच्चा ऑलरेडी धीमी गति से सीख रहा है तो खुद कैसे सीखेगा, तो ये भी गलत है। उसे निजी ट्यूशन देने के लिए, ये भी गलत है। तो राइट आंसर इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिक्षण की प्रभावशीलता निर्भर करती है। शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक की योग्यता पर नहीं, शिक्षक की लिखावट पर, शिक्षक का व्यक्तित्व नहीं, शिक्षकों की विद्यार्थियों की इसको अवधारणा समझाने की क्षमता, हाँ, कि टीचर जो है बच्चों को किस तरीके से अवधारणा को, कंसेप्ट को समझा रहा है उस पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है, ठीक है। जो शिक्षा है बच्चे के अंदर जो पहले से ही पूर्णता है, यानी बच्चे के अंदर पहले जो एबिलिटी है, बच्चा अपने आप में जो संपन्न है, उसको उसमें जो है उसकी अभिव्यक्ति है, क्या नहीं है, उसको वो बाहर निकाल के लेके आ रही है। ये कथन किसने दिया था, ये कथन रविंद्रनाथ टैगोर, M.K. गांधी, श्री अरबिंदो या फिर स्वामी विवेकानंद ने दिया था। बेटा ये कथन था स्वामी विवेकानंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आनुवंशिकता को कैसी सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवंशिकता जो है हेरिडिटी, वो क्या होती है, कैसी सामाजिक संरचना है ये, बेटा ये है, सो इसका आंसर है प्राथमिकता, द्वितीयक, गतिमान या स्थिर। जो आनुवंशिकता होता है बेटा, यानी आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी जो होती है, जो बच्चे को जन्म से मिलती है, वो क्या होती है, स्थिर होती है, ठीक है, चेंजेबल नहीं होती, वो स्थिर होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मानव विकास और वृद्धि को समझना एक शिक्षक को डैश में सक्षम बनाता है। मानव विकास और वृद्धि को समझना एक शिक्षक को किस में सक्षम बनाता है, शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों की भावनाओं पर नियंत्रण रखने में, गलत। विविध शिक्षार्थियों को पढ़ाने के बारे में स्पष्ट रहना, हाँ, कि हर बच्चा के अपने आप में डिफरेंट है, उनको टीचर को किस किस तरीके से जो है पढ़ाना चाहिए, अपनी टीचिंग लर्निंग मेथड में, मटेरियल में किस प्रकार के चेंजेस करने चाहिए, इसमें बताता है। छात्रों को बताए कि वो अपने जीवन में कैसे बेहतर बना सकते हैं, गलत। एक निष्पक्ष तरीके से उन्हें शिक्षण का अभ्यास करवाना, तो ये भी गलत। हमारा राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भाषा के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है, यानी बच्चे की लैंग्वेज, भाषा का विकास सबसे ज़्यादा जो है और सबसे ज़्यादा किस एज में होता है, ठीक है। जन्म पूर्व अवधि, जन्म के बाद की अवधि में, या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। बेटा आएगा इसके अंदर प्रारंभिक बाल्यावस्था में, ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है उस टाइम बहुत जल्दी लैंग्वेज सीख जाता है अपने टीचर से, अपने दोस्तों से, भाई बहनों से, पेरेंट्स से। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जो है सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 ईयर होती है। इसमें बच्चा जो है लैंग्वेज सीखता नहीं है, बट वो अपने वोबल साउंड निकालना स्टार्ट कर देता है, आ ई ऊ आ एस चिल्ला कर। तो ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। विकास और वृद्धि एक दूसरे के समानार्थी हैं। बेटा ये गलत है, एक दूसरे के समानार्थी नहीं है। विकास एक डिफरेंट चीज़ है, वृद्धि एक अलग चीज़ है। वृद्धि जो है विकास का ही पार्ट है, तो सही नहीं है, ये वाला आंसर जो है सही नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, विकास एक सतत प्रक्रिया है, राइट। वृद्धि विकास का ही एक भाग है, राइट। विकास कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है, राइट। तो ये वाला फर्स्ट आंसर जो है रॉन्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास, सॉरी ये तो वही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
कहा जाता है कि विकास एक कभी ना ख़त्म होने वाली प्रक्रिया है, यानी कि जो डेवलपमेंट है इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इनमें से कौन इस वाक्य को जो है सिद्ध करता है? सहभागिता का सिद्धांत नहीं, एकीकरण का सिद्धांत नहीं, निरंतरता का सिद्धांत। राइट, ये जो है इसको सही प्रूफ करता है। नेक्स्ट है, बच्चों में माता पिता की अति सुरक्षा उत्पन्न करती है, यानी जो माता पिता अपने बच्चों को ज़्यादा ही सुरक्षित रखते हैं, उनको ज़्यादा परवाह करते हैं, उनको हर चीज़ से बचा के रखते हैं, तो वो बच्चों में क्या जो है उत्पन्न करती है? ईमानदारी, प्रतिस्पर्धा या आत्मविश्वास की कमी? तो राइट आंसर इज आत्मविश्वास की कमी। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़्यादा बचा के रखते हैं, हर चीज़ में उनको सेव करने की कोशिश करते हैं, तो ये बच्चों के अंदर आत्मविश्वास की कमी जो है पैदा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सी शिक्षार्थी की लिखावट से संबंधित है? बेटा लिखावट कहाँ से होती है? हाथों से। अगर ठीक है, तो इसमें से कौन सा संबंधित है? परिपक्वता, परिवार, वातावरण, मित्र मंडली। तो परिवार तो नहीं है, वातावरण भी नहीं, मित्र मंडली। तो परिपक्वता यानी कि बच्चे की जब तक हाथ की मसल्स मैच्योर नहीं हो जाएंगी तब तक बच्चा ठीक से नहीं लिख पाता है। ठीक है, अगर उसकी मसल ठीक से वर्क नहीं करती है, फिर बहुत ज़्यादा वीक है, तो बच्चे की जो लिखावट है वो सही नहीं होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्यक्ति की वृद्धि किस प्रक्रिया से होती है? व्यक्ति की वृद्धि यानी कि ग्रोथ कौन सी प्रक्रिया से होती है? सामाजिक से नहीं, जैविक से होती है। ठीक है, ग्रोथ किससे जुड़ी है बच्चे की? जैविक से। हेरिडिटी से जुड़ी है, जन्मजात से जुड़ी है। ठीक है, शिक्षात्मक से नहीं, निरंतरता से नहीं। ये सब जो है डेवलपमेंट का पार्ट है। जैविक किसका पार्ट है? वृद्धि का, यानी ग्रोथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, परिपक्वता क्या है? परिपक्वता यानी मैच्योरिटी क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, यानी कि मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चा मैच्योर होता है, यानी परिपक्वता मैच्योरेशन क्या है? एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, या फिर अधिगम प्रक्रिया है, या फिर जैविक प्रक्रिया है? तो बेटा जो परिपक्वता है वो जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, बच्चा जब तक जैविक यानी कि एक जीव के सारे पार्टों का, बॉडी पार्ट का जो है डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता, तब तक वो डेवलपमेंट के लास्ट स्टेज तक नहीं पहुंच पाता। तब तक बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, तब तक वो डेवलपमेंट उसका ठीक तरीके से नहीं होगा। जैसे कि अगर बच्चा जो है मानसिक रूप से वो मैच्योर नहीं हो पाया है, तो उसका डेवलपमेंट जो है नहीं हो पाएगा ठीक से। ठीक है, अगर बच्चे के बॉडी पार्ट ठीक तरीके से डेवलप नहीं हो पाए हैं, तो बच्चा जो है यानी वो बॉडी पार्ट मैच्योर नहीं हो पाए हैं, तब तक बच्चा जो है उसका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता। अगर बच्चे की हाथ की मसल्स ठीक से वर्क नहीं कर रही है, वो जब बहुत ज़्यादा ढीली है, फ्लेक्सिबल जो है नहीं है, ठीक से उनका वो अपने मैच्योरिटी लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो बच्चे जो लिखने की जो क्षमता है, जो उसकी स्पीड है, या फिर जो लिखावट है वो ठीक तरीके से नहीं आ पाएगी। तो परिपक्वता क्या है? परिपक्वता एक जैविक प्रक्रिया है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट दोबारा से ही CDP के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, जो कि आपके रीड के एग्ज़ाम में आएंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। थैंक यू वेरी मच।